नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुणाल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पहली शिक्षा एकेडमी के अंदर, जहां से आज से मैं आपको क्लास 10 साइंस जो है वो पढ़ाऊंगा। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर 16 चैप्टर दे रखे हैं। ठीक है, 16 चैप्टर को हमें कवर करना है और हमारे एग्जाम्स भी बहुत नियर आ रहे हैं। तो आज से हम जो है फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम हमारे दे रखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हमें रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में जानना है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। पहला टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अब तक हम जो अभिक्रिया देखते आ रहे हैं कि ए ने बी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, हमारा भोजन जो है हम भोजन खा रहे हैं वो पेट के अंदर किस प्रकार पच रहा है, तो वो सारे जो उदाहरण है वो एक अभिक्रिया के अंदर आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में देखना है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण देखने हैं। इसके बाद में प्रेक्षण का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो पा रही है तो उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, ये होता है प्रेक्षण का मतलब। इसके बाद हम जो है मुख्य बात रहेगी रासायनिक समीकरण की और अभिक्रिया संतुलन की। इस चैप्टर के अंदर इन दोनों की अगर हम बात करेंगे तो सब 40% चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण और संतुलन से ही भरा हुआ है। उसके बाद हम आएंगे अभिक्रिया संतुलन देखना है कि कोई भी अभिक्रिया संतुलित है या असंतुलित है, अगर है तो क्यों है और किस प्रकार उन्हें हम संतुलित करेंगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, उसके बाद में टॉपिक आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार। 4 प्रकार की अभिक्रिया हमारी बुक के अंदर दे रखी है। सबसे पहले दे रखी है संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया, फिर विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया। इन सब के बारे में हम डिटेल से जैसे जैसे ये हमारा लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा हम सबके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन, फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। ये भी एक तरह की अभिक्रिया प्रकारों में आता है, पर मुख्यतः हम 4 ही देखते हैं अभिक्रिया प्रकार, ये थोड़ी अलग आती है। अच्छा, इसके बाद में संक्षारण एवं विकृत गंधिता, जो खाना ना स्मेल होती है, खाने बहुत दिनों तक खाने को बंद रखते हैं तो उसके अंदर स्मेल आती है, उसके बारे में इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। संक्षारण जो होता है किसी भी चीजों के अंदर, अगर वो कोई भी बाह्य पदार्थों से, कोई भी जैसे हमारे लोहा होता है, अगर वो बाह्य पदार्थों से विक्रिया करता है तो जंग लग जाती है। इस प्रकार के प्रोसेस हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे टॉपिक्स जो हमें कवर करते हुए चलना है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हमारे पास में रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो फटाफट से आप नोट्स बना रहे हैं तो उनके अंदर टॉपिक डाल दीजिए रासायनिक अभिक्रिया और शुरुआत करते हैं इसकी। केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई। अच्छा, अभिक्रिया शब्द से हम सारे परिचित हैं कि अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कि हम 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर हम सब पढ़ के आए हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई भी एक पदार्थ ए है, ये हमारे पास में कोई भी पदार्थ बी है। अब ए और बी ने जब अभिक्रिया करी तो एक सी पदार्थ का निर्माण करा। क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे देखने को मिला कि ए और बी दो पदार्थ है, उन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी। आपस में अभिक्रिया करने के बाद में एक नए पदार्थ सी का निर्माण करा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का मतलब होता है कि जब भी पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो ए और बी के जो गुणधर्म होंगे, ए और बी के क्या होंगे गुणधर्म होंगे, वो इस सी से बिल्कुल अलग अलग होंगे। ए और बी की जगह कोई भी हमारा पदार्थ हो सकता है, और इन दोनों पदार्थों के जब ये दोनों आपस में विक्रिया करेंगे तो इनके जो गुणधर्म होंगे वो इस नए वाले उत्पाद, इसके नए वाले पदार्थ सी के गुणधर्म से क्या होंगे, बिल्कुल भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि हम रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर पुराने पदार्थों के गुणधर्म जो होते हैं नए पदार्थों के गुणधर्म से क्या होते हैं, अलग होते हैं, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उससे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बड़े ही शांति से, आराम से आपको समझना है
कि जब भिन्न भिन्न पदार्थ अभिक्रिया करते हैं, आपस में परस्पर अभिक्रिया करते हैं, तो क्या करते हैं, भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये हो गई हमारी रासायनिक अभिक्रिया। तो परिभाषा हम इसकी लिख लेते हैं। चलिए परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। तो परिभाषा के अंदर हो जाएगा हमारे पास में कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। अच्छा, यहाँ पे यौगिक भी बोल सकते हैं हम, उसे तत्व भी बोल सकते हैं, इसीलिए हमने उसको पदार्थ कह दिया कंबाइंड फॉर्म में। या तो वो यौगिक भी हो सकता है, या वो तत्व भी हो सकता है, या फिर वो मिश्रण भी हो सकता है, इसीलिए हमने उसको एक नॉर्मल फॉर्म बोल दिया कि पदार्थ। अच्छा, जिसमें भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। चलिए, भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब यहाँ पे एक बढ़िया सी चीज, जैसे हम वही उदाहरण को वापस लेते हैं कि ए और बी के मध्य परस्पर अभिक्रिया हो रही है और ये जो है एक उत्पाद सी का निर्माण कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ए और बी होते हैं, ए और बी होते हैं, उनको हम बोलते हैं अभिकारक। इनको हम बोलते हैं, पहले देख लेते हैं इनको बोलते क्या है, फिर समझते हैं कि अभिकारक आखिरकार होते क्या है। तो ए और बी जो है हमारे पास में, इनको हम संयुक्त रूप में बोलते हैं अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट्स। और अगर हम बात करें सी की, तो सी को बोलते हैं बेटा उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ये हो गए अभिकारक और ये हो गए उत्पाद। अब मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर ये अभिकारक और उत्पाद आखिरकार होते क्या हैं? तो अभिकारक ऐसी चीजें होती है, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। देखिए, जैसे इस अभिक्रिया के अंदर ए और बी ने भाग लिया, तो ए और बी क्या हो गए, अभिकारक हो गए। उसी प्रकार सी ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक का मतलब क्या हो गया, अगर हम बात करें अभिकारक की, अभिकारक का मतलब हो गया ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं या फिर हिस्सा लेते हैं। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। इसके बाद में उत्पाद। उत्पाद ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है। उत्पाद हमारे पास में ऐसे पदार्थ हो गए हैं, ऐसे पदार्थ जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है। अभिक्रिया के दौरान क्या हो गया, फॉर्मेशन, निर्माण होता है। तो ये चीज हमने देखी अभिकारक और उत्पाद के बारे में, कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं। और एक और चीज से मैं आपको अभिकारक और उत्पाद समझाता हूं, निर्माण होता है। बेसिक सी बात, बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर को। जब हम आगे इसका सेकंड चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि अभिकारक है, ये उत्पाद है, केवल इतना बताऊंगा कि ए जो है बी के साथ अभिक्रिया कर रहा है, एक नए उत्पाद सी का निर्माण कर रहा है। आपको वहां समझना है कि ए बी क्या है और सी क्या है। तो देखिए कि ऐसे पदार्थ जिनका अभिक्रिया के दौरान निर्माण होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब यहाँ पे एक दो मुख्य बातें बताता हूं मैं आपको, कि तीर का निशान जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तीर के निशान के लेफ्ट साइड में, किस साइड में, ये होता है राइट साइड है और ये होगा लेफ्ट साइड। तो तीर के निशान के लेफ्ट साइड में हमेशा और हमेशा अभिकारक लिखे जाएंगे। कौन लिखे जाएंगे, हमेशा और हमेशा अभिकारक आएंगे। और तीर के निशान के तरफ, तीर के निशान के राइट साइड में उत्पाद आते हैं। तो ये चीज हमने देखी मेजर बात, अगर तीर का निशान, अगर मान लीजिए तीर का निशान इस प्रकार हो, तो तीर के निशान के लेफ्ट साइड तीर का निशान, अब है ना, देखिए तीर के निशान की तरफ होते हैं हमेशा
तीर के निशान की तरफ कौन होंगे, तीर के निशान की तरफ होंगे उत्पाद, उसकी विपरीत दिशा में होंगे अभिकारी की चीजें। और यहाँ पे हमने देखा कि अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण हो रहा है, यानी ए और बी के। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ए और बी के जो गुणधर्म होंगे वो सी के गुणधर्म से बिल्कुल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक नोट के अंदर हम बात लिख लेते हैं पॉइंट के अंदर कि ए एवं बी के गुणधर्म सी के गुणधर्म से भिन्न होंगे। ए एवं बी के गुणधर्म सी के गुणधर्म से क्या होंगे, भिन्न होंगे। चलिए ये बात हो गई कि इनके गुणधर्म क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो ये हमने जो है इस चैप्टर के अंदर बिल्कुल बेसिक से बात करी है, रासायनिक अभिक्रिया आखिरकार होती क्या है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। तो दिमाग में ये चीजें आ रही है, सर ये प्रेक्षण आखिर है क्या। आपने 2 बार इसका जिक्र कर दिया कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, पर आखिरकार ये है क्या प्रेक्षण। तो प्रेक्षण का मतलब होता है बेटा कि जब भी हमें किसी भी अभिक्रिया के दौरान, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, जैसे हम कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जिंक होते हैं हमारे पास में, जिंक और H2SO4 की अभिक्रिया हो रही, तो हमें किस प्रकार पता पड़ेगा, हम लोगों को वहां पे कैसा पता पड़ेगा कि भाई ये अभिक्रिया पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि अभिक्रिया हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो उस स्थिति को पहचानने के लिए, या फिर ये पता लगाने के लिए कि ये अभिक्रिया हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, तो इस चीज को समझने के लिए हम उपयोग में लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी होता है पता लगाना, टू आइडेंटिफाई। प्रेक्षण का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई। यानी कि हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस रिएक्शन के अंदर क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है, तो कैसे हो पा रही है, ये होते हैं प्रेक्षण। तो अगर हम बात करें प्रेक्षण की, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण के अंदर 4 प्रकार के मुख्य प्रेक्षण हमारे बुक के अंदर दे रखे हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, चलिए प्रेक्षण के अंदर सबसे पहला प्रेक्षण हमें दे रखा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, दूसरा प्रेक्षण उससे हमें दे रखा है, अवस्था में परिवर्तन हो गया, इसके बाद में हमें दे रखा है रंग में परिवर्तन। फिर तीसरा प्रेक्षण हम लोगों को दे रखा है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, और चौथा है गैस का निष्कासन। गैस का निष्कासन। अच्छा गैस का निष्कासन हो गया। अब हमें जो है पता लगाना है, आइडेंटिफाई करना है कि कैसे केमिकल रिएक्शन हो पा रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो पा रही है। तो सबसे पहला प्रेक्षण हम करेंगे अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब 9वीं क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अगर हम बात करें पदार्थ की, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले आती है उसकी ठोस अवस्था, फिर आती है द्रव अवस्था, और फिर आती है गैसीय अवस्था। ठोस, द्रव और गैस। द्रव, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस, द्रव और गैस के अंदर क्या होता है, ठोस के अंदर अगर हम बात करें कणों की, तो कण बहुत ही पास पास होते हैं। अगर हम बात करें उनके अंदर क्या होती है, दूरी बहुत ही ज्यादा कम होती है। द्रव के अंदर क्या होता है कि सर कण जो होते हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत दूरी आ जाती है।
और अगर हम बात करें गैस की, तो गैस का अगर एक कण यहाँ पे है तो दूसरा कण यहाँ पे होगा, यानी कि गैस के कणों के मध्य दूरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्य बात है जो हमने नवी क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ रखी है। पर अब हम यहाँ पे आ जाए तो अवस्था में परिवर्तन हमें किस प्रकार देखने को मिलेगी। अवस्था में परिवर्तन का मतलब हो गया कि अभिकारक की अवस्था, एक तो होगी अभिकारक की अवस्था, एक होगी उत्पाद की अवस्था, की दो ही चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक तो होगा अभिकारक, एक होगा उत्पाद। तो अब देखिए, तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब हो गया, जैसे कि हमने उदाहरण लिया था, देखिए जैसे एक हमारे पास में ए उत्पाद है, एक बी सॉरी एक ए यौगिक है, एक बी यौगिक है, जिन्होंने अभिक्रिया करी और सी और डी उत्पाद का निर्माण करा। तो अवस्था में परिवर्तन क्या कहता है कि अभिकारक की अवस्था और उत्पाद की अवस्था क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। अगर आपको ये देखने को मिलता है कि जो आपने अभिकारक लिया है उसकी अवस्था मान लीजिए इस अभिकारक की हमारे पास में अवस्था है सॉलिड, ठीक है, और इस अभिकारक की भी हमारे पास में अवस्था है लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड। तो सी जैसे अभिक्रिया हुई तो सी तो हमें मिला लिक्विड फॉर्म में, और डी जो है ये हो गया गैसियस फॉर्म में, डी भी हो गया हमारे पास में, डी भी हमारे पास में क्या हो गया, डी भी हो गया लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे सर हमें अच्छे से देखने को मिल गया कि जब हमने सॉलिड यानी कि ठोस और द्रव इन दोनों अभिकारकों इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो हमें ऐसे पदार्थ मिले, ऐसे यौगिक मिले जिन दोनों की अवस्था क्या थी, लिक्विड थी यानी द्रव थी। यानी कि सर आपने जो बोला ठोस अवस्था में परिवर्तन वो तो मैंने यहाँ देखने को मिल रहा है, अभिकारक की अवस्था और उत्पाद की अवस्था क्या आ रही है, भिन्न भिन्न आ रही है। तो कभी भी किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर हमें ये पता पड़े कि उत्पाद और अभिकारक दोनों की अवस्था क्या है, भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार की अगर घटना में देखने को मिलती है तो हमें वहां पता लगा सकते हैं, हम वहां बोल सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन भैया हमें देखने को मिला है। चूंकि अवस्था में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रेक्षण है, अतः ये रासायनिक अभिक्रिया हो पा रही है, आगे संभव है। अगर अवस्था में परिवर्तन देखने को मिला तो यानी कि अभिक्रिया हो पा रही है, आगे भी संभव है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कोई अभिक्रिया आगे हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी। अब दूसरा प्रेक्षण है हमारे पास में रंग में परिवर्तन। क्या है, रंग में परिवर्तन। अब जैसे रंग में परिवर्तन का बढ़िया उदाहरण दूं मैं आपको, क्या होता है कि एक लोहे की कील लीजिएगा, उसको पानी के अंदर, जैसे अपन देख रहा होगा कि लोहा जो है ज्यादा समय तक अगर वो पानी के अंदर रहता है तो उसके अंदर क्या होता है, जंग लग जाता है। यानी कि देखिए अगर मैं बात करूं लोहा की, लोहे की अभिक्रिया जब जल के साथ में कराई जाती है यानी वाटर के साथ में कराई जाती है आयरन की रिएक्शन, तो क्या होता है सर, वहां पे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। वैसे बता दो आपको, आयरन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और जो आयरन ऑक्साइड होता है वो होता है जंग, ठीक है, ये होता है हमारे पास में जंग। यानी कि सर जब लोहे को ज्यादा समय तक अगर हम जल के अंदर रख देंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, वहां पे जंग लग जाती है लोहे के अंदर। ये चीज हम सभी ने देख रखी होगी कि लोहे के अंदर जंग लग जाती है। तो लोहे के अंदर जंग लगना किसको शो करे, रंग में परिवर्तन। जब लोहे के ऊपर जंग लगी थी तो उसका रंग जो है हल्का भूरा लाल हो जाता है, पर उसके पहले उसके लोहे के ऊपर कलर करा हुआ होता है, तो हमें रंग में परिवर्तन की आप देखने को मिला है। यानी कि अभिकारक का पहले रंग तो कुछ और था, अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बना उसका रंग क्या हुआ, अलग अलग हो गया। यानी अभिकारक का रंग और उत्पाद का रंग जब दोनों आपको अलग अलग देखने को मिले तो यहाँ कह सकते हैं कि रंग में परिवर्तन हमें देखने को मिला है। और रंग में परिवर्तन क्या शो करता है, किसको दर्शाता है, ये शो करता है सर रासायनिक अभिक्रिया को। यानी कि यहाँ पे भी जो है रासायनिक अभिक्रिया संभव हुई है। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं। पहली बात तो हम देखे अवस्था में परिवर्तन, दूसरा हमने देखा रंग में परिवर्तन। अब तीसरा है हमारे पास में ताप में परिवर्तन। अभी ताप में परिवर्तन क्या होता है, देखिए ताप में परिवर्तन का मतलब होता है जैसे कुछ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बिना टेम्परेचर के संभव ही नहीं होती है। जैसे मैं आपको बताऊं कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं, मार्बल का पत्थर, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। अब CaCO3 की क्या होता है कि जब तक आप इसे गर्म नहीं करोगे, ये डेल्टा का साइन होता है, ठीक है, इस डेल्टा के साइन को हम शो करते हैं ताप के लिए, इस डेल्टा के साइन को हम शो करते हैं ताप के लिए। चलिए
ताप को डेल्टा शो करेगा। अब ताप देते ही क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट ही टूटेगा CaO में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। यानी कि सर एक चीज देखने को मिली कि ये कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऐसे ही रख दो, ये अभिक्रिया नहीं करेगा, पर जैसे हम इसे ताप देंगे, जैसे हम क्या देंगे, इसे ताप देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो टेम्परेचर देते ही सर एक चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यानी प्रोडक्ट बनेंगे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सर कुछ कुछ अभिक्रिया जो होती है, मैं आपको बताऊं कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो कि बिना ताप के संभव नहीं होती, जैसे ही हम उन्हें ताप देंगे वो अभिक्रिया संभव हो पाएगी। तो इस प्रकार हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि हमने ताप दिया है तो हम यहाँ पे ताप में परिवर्तन, पहले हमें ताप नहीं देना पड़ रहा था परंतु बाद में हम ताप दे रहे हैं, यानी ताप में परिवर्तन पता पड़ रहा है हमें। तो जब भी किसी अभिक्रिया के अंदर आपको ताप देखने को मिले, टेम्परेचर हम इसके अंदर दे रहे हैं अभिक्रिया के अंदर, तो ये किसको शो करती है, ये शो करती है सर ताप में परिवर्तन को। और ताप में परिवर्तन जो है रासायनिक अभिक्रिया का ही एक रिएक्शन है, अतः ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये चीज भी हमने देख ली। अब चौथी चीज आती है हमारे पास में गैस का निष्कासन। तो गैस का निष्कासन के अंदर क्या होता है कि जब भी दो या मोर देन टू, मतलब दो से अधिक भी हो सकते हैं अभिकारक, वो अभिक्रिया करेंगे तो सर उत्पाद का निर्माण तो होगा, प्लस कभी कभार क्या होता है कि वहां पे गैस का निष्कासन यानी गैस भी बाहर निकलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे समझिएगा, जिंक अगर H2SO4 जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो जिंक जो है जब भी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करेगा तो ये फॉर्मेशन करेगा ZnSO4 का, यानी जिंक सल्फेट का, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। तो यहाँ से सर एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जिंक ने हाइड्रोजन H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में रिएक्शन करी, अभिक्रिया करी, ZnSO4 का निर्माण हुआ, और इस तरह हाइड्रोजन गैस यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, जिसके भी ऊपर आपको तीर का चिन्ह दिख जाता है, ये वाला ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर तीर का चिन्ह जो है ये दर्शाता है कि इस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का, या सॉरी कोई सी भी गैस हो सकती है, इस अभिक्रिया के दौरान गैस का निष्कासन हो रही है, यानी गैस जो है वो उड़ रही है। तो ये चीज शो करती है तीर का निशान। अब इसके बाद में हम यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि यानी कुछ कुछ अभिक्रिया ऐसी भी हमें देखने को मिलती है जिनके अंदर अभिकारक अभिक्रिया करेगी, अभिकारकों ने क्या कर ली, अभिक्रिया कर दी, उत्पाद का निर्माण कर दिया, और उस उत्पाद के निर्माण होने के साथ में ही यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, गैस भी निष्कासित हुई है, और ये तीर का निशान जो है गैस के निष्कासन को शो करता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया संभव है, क्यों, क्योंकि गैस का निष्कासन हो रहा है, तो ये अभिक्रिया क्या है, संभव है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो चार पद हमने देखे, एक बार फटाफट देख लीजिए। अवस्था में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया को शो करेगा, रंग में परिवर्तन भी क्या शो करेगा, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ताप में परिवर्तन और गैस का निष्कासन भी जो है ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए अब हम जो है अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है रासायनिक समीकरण। तो उससे पहले एक बार इस चीज को आप देख लीजिए, पढ़ा है, अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण, चलिए बच्चों अब हमें जो है रासायनिक समीकरण को समझना है, तो रासायनिक समीकरण की ओर चलते हैं। तो उससे पहले मैंने आपको बताया बुक का फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो देख लेते हैं। तो बुक के अंदर हमारे फर्स्ट ये डायग्राम बन रखा है। तो इस डायग्राम के अंदर हमें क्या पता पड़ रहा है, इस डायग्राम के अंदर ये देखिए बर्नर होता है, जैसे हम घर में कोई भी स्टोव काम में लेते हैं, वैसे भी हम क्या होता है केमिस्ट्री या फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर आप जाओगे तो आपको एक छोटा सा बर्नर टाइप में मिलेगा, जो क्या करता है किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो उसके लिए काम आता है। तो हमने यहाँ पे बर्नर इस पूरे सेटअप को सेट कर दिया है। क्या करा, बर्नर लगा दिया, बर्नर के पास में चिमटे की सहायता से, वो जो चिमटा बना हुआ है, यहाँ पे जगह नहीं रही इसलिए वैसे वाकई आप इसको ऐसे बनाते हो केवल मैग्नीशियम का रिबन लगाते हुए। तो मैग्नीशियम का रिबन है और हम काम में क्या क्या ले रहे हैं, मैग्नीशियम का रिबन, वॉच ग्लास। वॉच ग्लास होता है जैसे वो ग्लास आते हैं ना अपने घर के अंदर, देखा कीजिए कि जो कांच के जैसे दिखते हैं परंतु वो गिरते ही टूटते नहीं है, उनको हम कहते हैं वॉच ग्लास। दिखते तो कांच की तरह ही है परंतु टूटते नहीं है। जो प्लास्टिक ऐसा लगता है, प्लास्टिक बॉडी भी रखते हैं, कांच की तरह भी लगते हैं, वही ग्लास, और ये है अपने मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रही है। देखिए हम बात करें तो बर्नर और मैग्नीशियम, अब ये चीजें, तो हमने क्या करा, बर्नर की सहायता से मैग्नीशियम को जलाया, मैग्नीशियम का रिबन आता है, एक मैग्नीशियम का तार भी आता है। आप यहाँ पे मैग्नीशियम का तार भी उपयोग में ले सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम का हम रिबन भी काम में ले सकते हैं। अब मैग्नीशियम का रिबन इस अभिक्रिया से हम दर्शाने के चाहते हैं। तो इस अभिक्रिया से मान लीजिए हमारे पास में कोई भी व्यक्ति है, जैसे कि उदाहरण से बढ़िया समझेंगे हम, जैसे कि हमने उदाहरण ले लिया गरिमा, ठीक है, गरिमा नाम की एक लड़की है।
ठीक है। तो गरिमा ने क्या करा, गरिमा ने इस अभिक्रिया को, ठीक है, उसने पढ़ लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उसमें गरिमा ने क्या करा कि मैग्नीशियम का एक रिबन लिया, मैग्नीशियम के रिबन को गर्म करा, तो उसको गर्म करते से जो ही, अब अपन को बताइए कोई भी अगर हम कागज को जलाएंगे कागज की राख मिलेगी, तो उसे मैग्नीशियम ऑक्साइड की मिली थी, राख मिली थी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख को गरिमा ने वॉच ग्लास के अंदर रख दिया, वॉच ग्लास के अंदर जमा कर लिया। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिला, अब इसका जो रिजल्ट आया, गरिमा पूरे गांव में उसको बता रही है, पहला व्यक्ति जो मिला उसको बताया। अब ये अभिक्रिया क्या हुई देखिए, तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम के रिबन को हम जला रहे हैं, यानी मैग्नीशियम ये रिबन तो हम संदर्भ में बोल दिया, पर है तो ये मैग्नीशियम का बना हुआ ही, तो हमने बोला कि मैग्नीशियम जो है ठीक है, मैग्नीशियम को हम काम ले रहे हैं। अब बताइए मैग्नीशियम को मैं जला रहा हूं तो किसकी उपस्थिति में जला रहा हूं। अगर हम बात करें तो किसी भी चीज को अगर हम जलाते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति की हम बात नहीं करते हैं, एक चीज वहां पे हमेशा उपस्थित होती है, वो होती है ऑक्सीजन। किसी भी चीज को आप जला लिए, ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में हमारे उपस्थित है, तो हम यहाँ बोलेंगे कि मैग्नीशियम। वायुमंडल के अंदर कौन उपस्थित है, ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी क्या करेगी मैग्नीशियम, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पे मैग्नीशियम जो है वो राख में परिवर्तित हुआ, और राख उसको हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला। तो ये परिणाम जो है गरिमा पूरे गांव को ये परिणाम सुना रही है कि सुनो 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 गांव वालों सुनो, मैंने एक अभिक्रिया करी है, उस अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ कि मैग्नीशियम जो है उसने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी और किसका निर्माण करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। चलो ठीक है, इसने पहले व्यक्ति को बता दी ये बात। अब पहले व्यक्ति के बाद पहले व्यक्ति मिला उसको बता दिया, अब दूसरे रास्ते में जो मिला दूसरा व्यक्ति एक और मिल गया, उसको भी इसने सेम बात बताई कि मैग्नीशियम ने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। दूसरे व्यक्ति ने भी सुन ली, तीसरे व्यक्ति को बताया इसने कि भाई देख मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उसके अंदर क्या हुआ कि मैग्नीशियम ने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। अब ये तीसरी बार बता दी, ठीक है। अब ये ऐसे करते 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 10 आदमियों को तो उसने रास्ते में बता दिया, फिर ये घर पहुंची, तो घर पहुंचते ही क्या हुआ, घर वाले सारे साथ बैठे थे, तो इसने एक एक करके सारे घर वालों को बताना शुरू करी, ठीक है। सारे घर वालों को बताना शुरू करा कि आज मैंने एक एक्सपेरिमेंट करा, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये चीज देखने को मिली हमें, तो सबको बता रही, मम्मी को बताया, छोटे वाले भाई बहनों को बताया, चाची चाची को बताया, दादा दादी को बताया। उसके बाद गई पापा के पास में, तो पापा सब में वहीं पे बैठे थे, तो इसके पापा जब ये सभी को बता रही थी, तो इसके पापा जब सुना कि एक ही बात को 10 बार रिपीट करे जा रही हो, इतनी बड़ी बात को, एक छोटी सी बात को इतनी बड़ा पैराग्राफ में लिख रहे हो तुम, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि एक छोटी सी बात को गरिमा तुम एक छोटी सी बात को बहुत बड़े पैराग्राफ में बोल रही हो, और खींच के गरिमा की चमाट लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो गरिमा को यहाँ से एक चीज समझ में आई कि इस बात को क्या मैं एक शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकती थी क्या। फिर उसके पापा ने उसको समझाया, बड़े प्रेम से स्नेह से समझाया कि इस बात को तुम जो है एक छोटे से संदर्भ में यानी शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकती थी। तो गरिमा को यहाँ से समझ में आया कि शॉर्ट फॉर्म में मैं कैसे बोल सकती थी इस बात को। तो पहले तो हम उसको लिखते हैं कि गरिमा ने जो है क्या चीज देखी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मैग्नीशियम ने, हाँ, और उससे पहले मैं बता दूं कि शॉर्ट फॉर्म में गरिमा पापा ने कहा कि शॉर्ट फॉर्म में भी तो इस चीज को यहाँ पे बोल सकती थी, तो शॉर्ट फॉर्म में इसी चीज को बोलना, शॉर्ट फॉर्म में बोलना, उसे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण, यानी कि उन्होंने बोला कि मैग्नीशियम को आप इसके प्रतीक, अब हम जानते हैं कि सभी तत्वों का प्रतीक होता है और सूत्र होता है, यौगिकों का सूत्र होता है। तो तत्वों या यौगिकों को उनके प्रतीक एवं यौगिक सूत्रात्मक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी अभिक्रिया के दौरान मान लीजिए ए है हमारे पास में, ये बी से अभिक्रिया कर रहा है, तो हम हर बार ये नहीं लिखेंगे यहाँ पे कि ए की अभिक्रिया बी के साथ कराने पे ये हो रहा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ए कोई तत्व है तो इसका सिंबल यानी कि प्रतीक लिख देंगे, और अगर मान लीजिए ए कोई हमारे पास में यौगिक है तो इस यौगिक का हम फॉर्मूला लिख के इस पूरी केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना है रासायनिक समीकरण। तो अब पहले तो हम लिखते हैं गरिमा ने क्या रिजल्ट निकाला था। इसका रिजल्ट आया था कि मैग्नीशियम ने वायु में उपस्थित
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन को हम O2 ही बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण किया। चलिए, ये चीज हमने देखी कि मैग्नीशियम ने क्या करा, मैग्नीशियम ने वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। अब जो पूरे गांव में उसने ये बात बोल दी तो फिर उसको यहाँ से एक रिजल्ट सामने आया कि क्या मैं इस बात को शॉर्टकट में बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। आप मैग्नीशियम की जगह, रिमान के पिताजी ने बोला कि आप मैग्नीशियम की जगह किसका उपयोग ले सकते हैं? मैग्नीशियम जो है एक तत्व है, इस तत्व के प्रतीक का उपयोग ले सकते हैं। O2 भी हमारे तत्व है, इसके प्रतीक का हम उपयोग ले सकते हैं। और अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक हो गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के यौगिक का हम जो है फॉर्मूला लिख के इसको प्रतीकात्मक रूप या यौगिकों के सूत्रों के रूप में लिख देंगे। और जो हमने लिखा है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कि अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। क्या होता है? मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। वायुमंडल में उपस्थित O2 के साथ में मैग्नीशियम ने यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करी और किसका निर्माण करा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड को इस यौगिक को हम लिखेंगे MgO। कैसे लिखेंगे? MgO। अब यहाँ पे सर MgO ही क्यों बना? यहाँ पे तो O दो थे, MgO ही क्यों बना? तो इसका कारण मैं भी आपको बताऊंगा। पहले तो अभिक्रिया संतुलन देखेंगे हम यहाँ पे, उसके प्रकार कि MgO2 क्यों नहीं बना, MgO3 क्यों नहीं बना, तो इसका रीजन जो है मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे या नेक्स्ट टर्न पे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मेन टॉपिक हमारा था मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। तो इस चीज को, इस पूरी देखिए इतनी बड़ी लाइन को हमने सूत्रों की और यौगिकों के सूत्रों और तत्वों के प्रतीकों के रूप में लिखा। इसी बात को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान काम में आए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों एवं प्रतीकात्मक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। परिभाषा में एक बार देखेंगे, पर उससे पहले आपको अगर ये चीज समझ में आई होगी तो ही आपको परिभाषा समझ में आई होगी। तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जो है इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यानी कि किसी भी, एक पॉइंट बोल देता हूँ वापस से, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अब देखिए ये डायग्राम अगर अच्छे समझ में आएगा कि मैग्नीशियम के रिबन ने वायुमंडल में उपस्थित, मान लीजिए ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित है, ये ऑक्सीजन हो गई। इस ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके जो मैग्नीशियम जला, उसकी राख को हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। अगर हम अभिक्रिया को जला रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम डेल्टा साइन भी उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया को हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ। ये हमने यहाँ से सीखा डायग्राम से। और ये डायग्राम जो है इस वर्ष की 2021 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था। फर्स्ट पेपर का डायग्राम ही हमसे पूछा गया था कि मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, इसका चित्र बनाइए। तो ये चित्र था। अगर अब आता है तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो रासायनिक समीकरण हमने समझे, यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अच्छा, रासायनिक समीकरण के अंदर क्या हुआ कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान, समझ हमने पूरी चीज ली है यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो फटाफट से पॉज करिए और ये चीज देखिए अच्छे से, एक बार में आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या देखने को मिला कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान काम आने वाले तत्वों या यौगिकों को, तत्व भी काम में आ सकते हैं हमारे और यौगिक भी काम आ सकते हैं।
यौगिकों को उनके, या तो हम प्रतीकात्मक में रूप में लिखेंगे या फिर उनको सूत्र में लिखेंगे। यौगिकों को उनके प्रतीक या सूत्र रूप में लिखना। ठीक है, प्रतीक या सूत्र रूप में लिखना, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। लिखना ही रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलिए एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं परिभाषा को। परिभाषा कहती है किसी भी अभिक्रिया के दौरान काम आने वाले तत्व ये यौगिक, यानी कि ये काम हमारे आ रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इनको हमने इनके प्रतीकात्मक या सूत्र रूप में लिख लिया है, और इसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, यानी केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन ये हो गई, हमने यहाँ पे समझ ली। तो हमारे जो है 3 टॉपिक हो चुके हैं इसी प्रकार से। अब देखिए, तो ये सारे, मैं उम्मीद करता हूं आपको कि ये सारे अभिक्रिया जो है वो आपको समझ में आई होगी। अब हमें जो है नेक्स्ट बात करनी है अभिक्रिया के संतुलन के बारे में, कि अभिक्रिया संतुलन आखिरकार होता क्या है। तो अभिक्रिया संतुलन का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए, हाँ जैसे यहाँ पे यहीं पे समझाता हूँ मैं आपको। अभिक्रिया संतुलन यहाँ से सबसे अच्छे समझ में आएगी। अभिक्रिया संतुलन का मतलब होता है कि अभिकारक में उपस्थित तत्व और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की अगर संख्या समान है, संख्या बराबर है, तो वो अभिक्रिया जो है संतुलित है। अगर अभिकारक में उपस्थित तत्व और उत्पाद में उपस्थित तत्व दोनों की अगर संख्या असमान है, तो ये अभिक्रिया असंतुलित है। और असंतुलित अभिक्रिया को ही संतुलन करना हमें सीखना होगा। वापस से एक बार ध्यान सुनिएगा। अगर हम बात करें अभिकारक की ओर, अभिकारक की ओर मैग्नीशियम कितने हैं? सर अभिकारक की ओर मैग्नीशियम 1 है, और उत्पाद की ओर मैग्नीशियम क्या है? 1 है। तो यानी मैग्नीशियम की संख्या दोनों तरफ समान है। परंतु अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तरफ, तो अभिकारक की ओर ऑक्सीजन जो है 2 है, नीचे लिखा होने का मतलब ऑक्सीजन 2 है। और इधर अगर हम उत्पाद की बात करें तो उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन 1 ही है। यानी सर ऑक्सीजन की संख्या अभिकारक के अंदर और उत्पाद के अंदर अलग अलग है, यानी कि ये दोनों संख्या समान नहीं है। और जब भी संख्या समान नहीं होती है तो हम अभिक्रिया का संतुलन करते हैं। जब मेन बात आती है कि अभिक्रिया का सर संतुलन क्यों करा, अभिक्रिया का संतुलन करा क्यों? अभिक्रिया संतुलित तो करेंगे, सबको पता है, पर अभिक्रिया संतुलन करा क्यों? तो करा क्यों इसको समझिएगा। जैसे कि हमने कहा, बात हम कर रहे थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन्होंने फॉर्मेशन करा MgO का। अब अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम, अब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन हम करते हैं द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कराने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना के लिए। अब ये क्या चीज होती है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी कि कोई भी रासायनिक समीकरण, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, समीकरण देखने को मिलेगा, तो उसके अंदर ये लो पक्का लागू होगा। अगर ये लो लागू नहीं हो रहा है, यानी कि वो समीकरण जो है वो गलत है, वो असंतुलित है। अगर ये लागू हो रहा है तो वो अभिक्रिया जो हमें दे रखी है वो एकदम संतुलित है, वो एकदम सही है। अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? तो छोटी क्लासेस के अंदर, 9th क्लासेस के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसके अंदर किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, द्रव्यमान को क्या नहीं किया जा सकता, यानी हम क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे कि हमने क्या करा, द्रव्यमान उत्पन्न, जैसे मान लीजिए कोई 200 ग्राम की चीज है, तो अब अभिक्रिया होने के बाद वो 212 ग्राम की नहीं होगी। अभिक्रिया में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अभिक्रिया में हम द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उस द्रव्यमान को, उसका द्रव्यमान हम कम कर सकते हैं। केवल द्रव्यमान का रूप परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। तो अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है।
ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। एंटोनी लोवेशियन ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताया था, ठीक है। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम न द्रव्यमान गुणा तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब इस चीज को हमें यहाँ पे समझना है, मैग्नीशियम का द्रव्यमान कितना होता है आखिरकार? मैग्नीशियम का द्रव्यमान होता है सर 24, ठीक है। परमाणु भार, द्रव्यमान मतलब परमाणु भार। एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है? 16। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन 2 है, O2 है, यानी ऑक्सीजन के 2, अगर हम बात करें 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, तो एक परमाणु का होगा 16, तो यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 16। अगर हम बात करें उत्पाद की तरफ, तो उत्पाद की तरफ कितना है? उत्पाद की तरफ देखिए, इस चीज को मैं आपको बताऊं कि द्रव्यमान, इसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान निकालना। एमजीओ का मोलर द्रव्यमान होता है, क्योंकि एक मोल हो गया। तो मोलर द्रव्यमान जब भी हमें निकालना हो तो सबसे पहले देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है सिर्फ 24। अब मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं तो तत्व परिवर्तित हो गया है। ये मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं तो अब मैग्नीशियम नहीं रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया। यानी तत्व जब भी आपको परिवर्तित होता दिखे तो आपको बीच में प्लस लगा देना है। क्या लगा देना है? प्लस लगा देना है। मैग्नीशियम से ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं यानी तत्व परिवर्तित हुआ, तत्व परिवर्तित होते ही प्लस लगा देना है। इस प्रकार हम मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। मैग्नीशियम के बाद आ रहा है ऑक्सीजन, प्लस लगाया। ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 16। कितना होता है? 16। तो अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारे पास में 24 प्लस 16 दूनी 32, और ये इस साइड में है 24 प्लस 16, तो ये हो गया हमारे पास में 40, और इधर अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारे पास में 56। देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। 56 40 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि सर यहाँ पे तो अभिकारक, और यानी कि देखिए द्रव्यमान नष्ट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 56, पहले अभिक्रिया होने के पहले तो द्रव्यमान था, वो था 56 ग्राम, ग्राम मान लीजिए इसे 56 ग्राम था। परंतु अभिक्रिया होने के बाद में ऐसा क्या हुआ सर? अभिक्रिया होने के बाद में 56 ग्राम का 40 ग्राम ही हमारे पास में रह गया, यानी द्रव्यमान जो है नष्ट हो चुका है। परंतु द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो कहता ही नहीं ये चीज सर, इसके अंदर तो न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न क्रिएट कर सकते हैं, और न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं यानी नष्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे तो नष्ट हो रहा है। तो इस स्थिति का समाधान जो है वो अभिक्रिया संतुलन से निकला। कि यहाँ पे क्या हुआ, फिर बड़े बड़े साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि यहाँ पे अभिक्रिया ही संतुलित नहीं है। अगर अभिक्रिया संतुलित हो जाए, यानी कि उत्पाद में भी अगर 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, कितने ऑक्सीजन हो जाते हैं? 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो देखिए चलिए, उत्पाद में भी क्या हो जाते हैं? 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है यहाँ पे दोनों अभिकारक और उत्पाद दोनों का द्रव्यमान क्या आएगा? समान आएगा। इसलिए अब उन्होंने एक चीज और बताई कि आप ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते। अगर संख्या जो होगी वो आगे ही गुणा होगी। अगर आपको कोई भी संख्या लिखनी है तो वो सूत्र के फॉर्मूले के हमेशा आगे ही लिखी जाएगी। तो अब हमें ऑक्सीजन जो है अभिकारक की ओर तो 2 है, उत्पाद की ओर 1 ही है, तो इससे हमें 2 से गुणा करा। परंतु सर अब यहाँ पे मैग्नीशियम असंतुलित है, तो मैग्नीशियम अभिकारक की ओर 1 है, उत्पाद की ओर 2 है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ये है अभिक्रिया का संतुलन, जो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बिल्कुल अगला जो लेक्चर आएगा उसके अंदर हम अभिक्रिया संतुलन और अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में ही बात करेंगे। तो यार आपको मोटी मोटी बात ये समझनी है कि किसी भी अभिक्रिया का संतुलन क्यों कराया जाता है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम उस अभिक्रिया के अंदर पूरी तरह लागू हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि अब जैसे मैं यहाँ पे इसको 2 से गुणा करूंगा ना पूरे को, ठीक है, और यहाँ पे 2 लगाऊंगा, इसको 2 से गुणा करूंगा और यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान आएगा, दोनों का LHS और RHS का, वो समान आएगा। और जब समान आ जाएगा यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम की यहाँ पे पालना हो जाएगी, न तो उत्पन्न हो रहा है और न ही नष्ट हो रहा है। तो मुख्य बात हमने यहाँ पे समझी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन क्यों कराया जाता है, ताकि वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो सके। और किस प्रकार होगा संतुलन, ये अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर संतुलन किस प्रकार होता है और कैसे हम करेंगे संतुलन। तो आज की बात जो है हम लोगों ने यही करी है, इन्हीं टॉपिक को समझा है आज हम लोगों ने। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी भिन्न
गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होगा, और उसके बाद में 4 प्रेक्षण देखे। सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, फिर ताप में परिवर्तन, फिर गैस का निष्कासन। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और किसी भी अभिक्रिया के अंदर हम अभिक्रिया संतुलन आखिर क्यों करते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब हो गया कि अभिक्रिया में जितने भी तत्व काम में आ रहे हैं, यौगिक काम में आ रहे हैं, उनको उनके प्रतीक या फिर सूत्र के रूप में लिखना, इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसके बाद में अभिक्रिया संतुलन यानी कि LHS और RH का दोनों का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, यानी अभिकारक में उपस्थित जितने भी तत्व है और उत्पाद में जितने भी तत्व उपस्थित है उनकी संख्या समान होनी चाहिए, और उनका जो है मास जो है यानी कि द्रव्यमान जो है वो समान होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों साइड का। तो ये चीज हमने आज बात करी। अब अगले लेक्चर के अंदर हमारी जो मुख्य बात होगी वो होगी अभिक्रिया संतुलन की और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पिन करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।